सोशल साइट है उस पर जाएं, जिसमें यूट्यूब पर यदि आप जाते हैं तो जो कार्यक्रम की तस्वीरें हैं आप सीधी तस्वीरें अपने मोबाइल में देख पा रही हैं। हम आपसे अनुरोध भी करते हैं कि न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और लल्लूराम.com हमारी जो तमाम साइट्स हैं, सोशल साइट्स हैं, उनको आप सब्सक्राइब भी करें और तमाम जो इनपुट्स हैं, जो अपडेट्स हैं आपके पास लगातार मिलते रहेंगे। तो इंदौरिया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। थैंक यू, धन्यवाद। हम जहाँ पर मौजूद हैं ये इंदौर और भोपाल के एक अहम स्थान है, हाईवे हैं। एक समय था यहाँ पर एक्सीडेंट बहुत हुआ करते थे और जो डॉक्टर इंदौरिया हैं वो तो बॉम्बे हॉस्पिटल चले गए थे। आस्था कैसे आना हुआ आपका? 2006 में मैं आस्था आया यहाँ पे, और चूँकि मेरा होम टाउन है, सीहोर ज़िले का रहने वाला हूँ, इसलिए जो है होम टाउन का लगाव और प्रेम यहाँ खींच लाया। इसके पहले बॉम्बे हॉस्पिटल में कुछ समय के लिए जो है वहाँ पे मैं हड्डी रोग विशेषज्ञ के रूप में कार्यरत था। 2006 में मैंने यहाँ आस्था में शुरुआत की अपने करियर की, सिद्धार्थ हॉस्पिटल के रूप में, और उसके संचालन का कार्य भी देखता हूँ अस्पताल के। अभी देखें तो चूंकि हम हाईवे का जिक्र कर रहे हैं, तो हाईवे पे जब कोई बड़ी दुर्घटना होती है, आप हड्डी रोग विशेषज्ञ भी हैं, सर्जन भी हैं आप, तो ट्रॉमा की एक जो बेसिक ज़रूरत होती है कि मल्टी यदि किसी को इंजरी हुई है, तो सिद्धार्थ आपका जो हॉस्पिटल है, यहाँ पर क्या क्या फैसिलिटी हैं? सिद्धार्थ अस्पताल मेनली फ्रैक्चर और मैटरनिटी स्पेशलिटी को डील करता है 2006 से आस्था में, और अभी 2 साल से जो है अपने नवीन स्थान पे स्थानांतरित हुआ है। तो वहाँ पे हॉस्पिटल को NABH का स्टैंडर्ड जो होता है, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया का, जिसमें क्वालिटी और सेफ्टी ऑफ पेशेंट को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है, तो वो भी हॉस्पिटल को अभी दर्जा प्राप्त हुआ है, जिसके तहत जो है हम लोग जितने भी पॉलीट्रॉमा केसेस होते हैं और उस तरह के केसेस को भी जो है अब एडमिट करके और डील करते हैं, जिसमें हॉस्पिटल में जो है सभी प्रकार की सेंट्रल ऑक्सीजन लाइन है, फायर सेफ्टी सिस्टम है, और एडवांस फैसिलिटी जैसे कि FED पैनल, इमेज इंटेंसिफायर जो पूरे ज़िले में हमारे पास ही है, और DR एक्सरे सिस्टम जो एडवांस एक्सरे होता है, वो भी जो है पूरे ज़िले में अभी सिद्धार्थ हॉस्पिटल के पास कुछ एक ऐसी फैसिलिटीज़ हैं जो यूनिक, इसको हॉस्पिटल को यूनिक बनाती हैं अपने आप में। डॉक्टर साहब, ये भी कहा जाता है, मेरा सवाल है हमारे आम जनता की ओर से है कि जब कोई दुर्घटना होती है तो जब हम हॉस्पिटल पहुंचते हैं, हॉस्पिटल की ओर से कहा जाता है कि आप जल्द ले आए, देरी ना हो। तो ये जो किसी के साथ कोई दुर्घटना हुई है, हॉस्पिटल जल्द पहुंचना कितना अहम रहता है उस व्यक्ति के लिए जिसको कि गंभीर चोट लगी है, गंभीर इसको इंजरी है? देरी क्या वाकई देरी मानी जाती है, देरी हो जाती है? अभी तो क्या नेशनल एम्बुलेंस सर्विसेज जब से स्टार्ट हुई हैं सभी जगह जो है मध्य प्रदेश में और ऑल ओवर इंडिया चालू है, तो नेशनल एम्बुलेंस सर्विसेज की वजह से अब वो देरी तो काफ़ी कम हो गई है उस तरह से। पर फिर भी कहीं पे अगर एक्सीडेंट हुआ है कुछ रूरल या इंटीरियर में, तो उन पेशेंट्स को आने में काफ़ी समय लग जाता है, तो उस समय एक्सेसिव ब्लीडिंग होने की वजह से पेशेंट की जान को ख़तरा रहता है। पर ऐसे केसेस में जनरली जब हमारे पास पेशेंट आता है तो हम तो सबसे पहले उसकी मेडिको लीगल फॉर्मेलिटी पे ध्यान ना देते हुए हम सबसे पहले पेशेंट का ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। तो मेडिको लीगल फॉर्मेलिटीज़ बाद में पूरी हो जाएंगी, पहले पेशेंट को एडमिट करते हैं, ट्रीटमेंट वगैरह स्टार्ट करते हैं। पेशेंट के पास अगर कोई अटेंडर भी नहीं है पेशेंट के साथ और उसके पास कोई अमाउंट भी नहीं है, तो भी हम ट्रीटमेंट को लेके कभी पेशेंट को डिले नहीं करते, और ना इस तरह की कोई डिमांड हम रखते हैं पहले कि भाई आप पहले अपना अमाउंट जमा कराइए उसके बाद ही, क्योंकि ये लाइफ सेविंग प्रोसीजर होता है ट्रॉमा में। तो इस तरह के केसेस में हम लोगों ने अपना एक स्टैंडर्ड मेंटेन किया है कि पेशेंट का जो भी है फाइनेंशियल कंडीशन को ध्यान न देते हुए उसका ट्रीटमेंट और उसकी लाइफ सेविंग प्रोसीजर पहले किया जाए। इंदौरा जी, जहाँ तक स्टैंडर्ड की आपने बात की, स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए अस्पताल में क्या क्या फैसिलिटीज़ होना चाहिए और डॉक्टर्स की अनिवार्यता कितनी है? क्योंकि कई जगह पर मैंने देखा है कि डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी नहीं होती। क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया का एक स्टैंडर्ड होता है NABH, जिसमें एंट्री लेवल और एडवांस लेवल 2 स्टैंडर्ड आपको दिए जाते हैं। तो हमको अभी एंट्री लेवल स्टैंडर्ड मिला हुआ है,
जिसमें कि पेशेंट की क्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट और सेफ्टी ऑफ पेशेंट, ये दो स्टैंडर्ड पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। इसके रिगार्डिंग आपका इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर होना चाहिए और पैरामेडिकल स्टाफ और डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी जो है 24/7 अवेलेबल होना चाहिए, तभी जो है वो स्टैंडर्ड आपको मिलता है। और असेसर भी इसमें जो आते हैं डॉक्टर्स असेस करने के लिए इस फैसिलिटी को, वो भी जो है ना आपको बाहर से ही डॉक्टर आता है असेस करने के लिए, तब जाके वो उसमें जो है मल्टीपल लेवल पे प्रोसीजर होते हैं, उसके बाद ही ये स्टैंडर्ड प्राप्त होता है और उसमें सभी में हॉस्पिटल जो है अभी अपडेटेड है। सिद्धार्थ हॉस्पिटल में आप क्या क्या फैसिलिटीज अवेलेबल कराते हैं? अगर मरीज आपके पास आता है तो आपके पास क्या क्या सुविधाएं हैं? 2006 में जब मैंने यहाँ पे शुरुआत की थी ऑर्थोपेडिक्स की, तो उस समय सिविल हॉस्पिटल जो हुआ करता था वो भी, उसका जो भवन था वो भी जो है कबेलुओं वाला भवन हुआ करता था, बहुत पुराना, और वहाँ पे इंट्रा के वैन फ्लोन लगाना और फॉलिस कैथेटर डालने तक का जो है फैसिलिटी नहीं हुआ करता था। उस समय भी वहाँ से पेशेंट हमारे पास आते थे कि भाई आप एक काम करो, हमसे नहीं डल रहा, आप सिद्धार्थ हॉस्पिटल चले जाओ और फॉलिस कैथेटर डलवा लो और वैन फ्लोन लगवा लो छोटे बच्चों में। तो उस ज़माने से हम लोगों ने यहाँ पे वो फैसिलिटी देना शुरू की है, मतलब सेकेंडरी और टर्शरी केयर स्पेशली जो है ऑर्थोपेडिक्स में। और ऑर्थोपेडिक्स में यहाँ पे मतलब बेसिक प्रोसीजर भी नहीं हुआ करते थे, तब हमने यहाँ पे प्लेटिंग और रॉड डालना, प्लेट डालना और सीरियस पेशेंट को एडमिट करना, ये 2006 और 7 से स्टार्ट किया है। उस समय तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल मतलब जो जिला चिकित्सालय है वहाँ भी ये प्रोसीजर नहीं होते थे, तब हमने आस्टा में प्रोसीजर करना स्टार्ट कर दिया था सिंस 2006 से। डॉक्टर साहब, एक जो मरीज और डॉक्टर के बीच का जो रिलेशन होता है वो एक भरोसे का होता है, विश्वास का होता है। और यदि ये भी कहा जाता है कि मरीज है अपने जो उसके साथी आते हैं और डॉक्टर ने यदि अच्छे से बातचीत कर ली तो आधी बीमारी तो ठीक हो जाती है। खासतौर पर आप जिसकी ट्रॉमा की बात कर रहे हैं, हम आपके जो हॉस्पिटल में फैसिलिटी है, दुर्घटना के समय आते हैं, अचानक से लोग भागते हुए आते होंगे, तो आपके हॉस्पिटल में कैसे उनको मेंटेन किया जाता है? मरीज अचानक से आया, घटना हुई, क्या फैसिलिटी उपलब्ध हैं? जो उनके परिजन आते होंगे डरते हुए, घबराते हुए, तो उसके लिए उनसे किस तरह से बातचीत की जाती है? नहीं, जैसे ही पेशेंट हमारे हॉस्पिटल में एंटर करता है तो सबसे पहले हम लोग पेशेंट को जो है इमरजेंसी डिपार्टमेंट बना हुआ है नीचे, तो माइनर ओटी और इमरजेंसी डिपार्टमेंट में उसको लेते हैं। इररिलेवेंट उसका ये स्टेटस देखते हुए कि भाई उसके साथ परिजन है या नहीं है, या कोई उसके साथ हॉस्पिटल का बिल पेमेंट करने वाला व्यक्ति है कि नहीं, इस चीज़ को पे ध्यान ना देते हुए हम लोग सबसे पहले पेशेंट का ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। और अगर उसको प्लास्टर की ज़रूरत हो तो प्लास्टर लगाते हैं, अगर उसको ब्लीडिंग रोकना है, स्टिचिंग करना है, वो सब करते हैं। उसके बाद ये सेकेंडरी पेशेंट जो है एडमिट रहता है, फिर उसके बाद जो है ये सब चीज़ें तो बाद में होती रहती हैं। पर हमने कभी जो है इस तरह का अपने हॉस्पिटल में रिक्वायरमेंट नहीं रखा कि पहले आप काउंटर पे एडवांस जमा करिए, उसके बाद ही पेशेंट को हम लोग अंदर लेंगे हॉस्पिटल में, जो कि ये इस चीज़ को कई हॉस्पिटल मतलब मेट्रो सिटी में हॉस्पिटल फॉलो करते हैं कि भाई 25-50 हज़ार रुपये आप काउंटर पे जमा कर दो, उसके बाद ही पेशेंट हॉस्पिटल में एंटर करेगा। ये चीज़ मैंने शुरू से ही मेरे हॉस्पिटल में नहीं रखी है। बिल्कुल, ये तारीफ़ के काबिल जो है आपकी सुविधा है और सब उसके अप्रिशिएट भी करते हैं। जो हम आस्था की बात कर रहे हैं, इंदौर और भोपाल दो महत्वपूर्ण शहर, एक देश जो मध्य प्रदेश की राजधानी है, एक आर्थिक राजधानी है। आस्था में क्या मेडिकल फैसिलिटी अब पर्याप्त हो चुकी हैं, या फिर जो जिस तरह से आस्था का फैलाव हो रहा है, आस्था बढ़ रहा है, मेडिकल फैसिलिटी और बढ़ना चाहिए, क्या लगता है आपको? अभी हॉस्पिटल तो काफ़ी स्टार्ट हुए हैं आस्था में, 14 या 15 हॉस्पिटल प्राइवेट हॉस्पिटल आस्था में होंगे तहसील के हिसाब से जो है। लेकिन प्राइवेट सेटअप में देखा जाए तो काफ़ी कुछ आस्था में प्रोग्रेस हुई है प्राइवेट हॉस्पिटल फैसिलिटी में। लेकिन जो सिविल हॉस्पिटल की बात करें आस्था में, तो वहाँ पे अभी भी जो है ट्रॉमा से रिलेटेड कुछ विशेष जो है ट्रीटमेंट मरीजों को नहीं मिलता है। तो यहाँ पे हालांकि विधायक जी लगे हुए हैं अपने प्रयास में इसको ट्रॉमा सेंटर यहाँ दिलाने के लिए, और ऑर्थोपेडिशियन
की भी रिक्वायरमेंट है यहाँ पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। फिजिशियन की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है, फिजिशियन नहीं है काफ़ी समय से, जो यहाँ के पहले सीनियर डॉक्टर रिटायर हो चुके हैं, और एक सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट की भी ज़रूरत है। तो अगर यहाँ पे ये फैसिलिटी बढ़ाई जाए सिविल हॉस्पिटल में, तो हम लोग भी जो है कभी मना नहीं करेंगे। अगर हमसे भी सेवाएं ली जाएंगी कि भाई आप वहाँ आके पेशेंट को ऑपरेट करो, तो हम उसके लिए भी बिल्कुल तैयार हैं। सिद्धार्थ हॉस्पिटल को 20 साल हो चुके हैं। अंतिम सवाल लेना चाहूँगा कि 20 साल होने के दौरान आपने कैसी जनसेवाएं दी हैं, किस प्रकार से आप जनसेवा करते हैं? 2006 में हमने इसकी शुरुआत की थी यहाँ पे एक प्राइवेट अस्पताल के रूप में। तो तब से ही हम लोग जो है ये है कि जो पुअर पेशेंट होते हैं, वो पुअर पेशेंट में तो हम लोग कभी, मैंने ऐसा नहीं रखा कि भाई आपके पास एक पर्टिकुलर अमाउंट होगा तो ही मैं ये सर्जरी करूँगा, ये स्टैंडर्ड या ये मैंने जो है गाइडलाइन कभी फॉलो नहीं की। भाई कई पेशेंट में तो कई बार तो हम ये करते हैं कि ठीक है इसको ऑपरेट होना मस्ट है, उसको सर्जरी करना है, भाई तेरे पास कितना अमाउंट है? पेशेंट खुद बोलता है साहब मेरे पास तो इतना है, मैं तो इतना ही दे पाऊँगा, आप सर्जरी कर देते हैं तो अच्छा, मतलब बड़ी मदद होगी आपकी। तो हम उस पे अमाउंट में भी पेशेंट को जो है मतलब मेजर सर्जरी हम कर देते हैं उस अमाउंट में भी पेशेंट की। तो डॉक्टर साहब ये मैनेजमेंट में बड़ी दिक्कत आती होगी, क्योंकि कई पेशेंट ऐसे हम देखें, आष्टा एक पूरा ग्रामीण परिवेश इस आष्टा का है, तो जब पेशेंट आते बड़ी उम्मीद के साथ आते होंगे, लेकिन एक निश्चित अमाउंट नहीं रहता आपके पास। इसके साथ ही हम आपसे बीच जब पहुंचे हैं तो जो आपने कुछ महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं, लेकिन जो ऐसे ज़रूरतें हैं जो कि तुरंत आष्टा में उपलब्ध होना चाहिए, हम प्राइवेट सेक्टर में तो बात करें तो तमाम जो उपलब्धियां चली रही हैं, विकास चली रहा है, गवर्नमेंट सेक्टर में जो हेल्थ में जो बिल्कुल इमीडिएट अभी आवश्यकता है, ताकि आपका जो महत्वपूर्ण सुझाव है सरकार तक पहुंच सके। यहाँ पे वही जैसे मैंने अभी पूर्व में बताया कि जो सिविल हॉस्पिटल आष्टा है ये 50 या 60 बेडेड है, तो इसको एटलीस्ट 100 बेडेड किया जाए मिनिमम। 100 बेड यानी हॉस्पिटल होना चाहिए ये आष्टा में जो मौजूद है। ऑन पेपर तो 100 बेडेड होना ही चाहिए, और फिजिकली भी मतलब प्रैक्टिकली भी 100 बेडेड होना चाहिए। और साथ में जो है यहाँ पे ट्रॉमा से रिलेटेड वर्क स्टार्ट हो, क्योंकि हाईवे है, बहुत ज़्यादा ट्रॉमा होता है यहाँ पे। कई बार हमने देखा है कि मतलब पेशेंट जो है देवास या सीहोर तक भी नहीं पहुंच पाता, और रास्ते में ही एक्सेसिव ब्लीडिंग होने की वजह से उसकी डेथ हो जाती है। अगर वो यहाँ पर थोड़ा सा पेशेंट, क्योंकि प्राइमरली पेशेंट 108 से गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाता है, और वहाँ पर उसकी ब्लीडिंग रुकना और उसका प्राइमरी मैनेजमेंट होना बहुत मस्ट है। अगर वहाँ नहीं होगा तो पेशेंट जो है ना देवास पहुँच पाएगा और ना भोपाल पहुंच पाएगा। डॉक्टर साहब ये जो प्राइमरी मैनेजमेंट की आपने बात कही, बड़े महत्वपूर्ण विषय है ये, कैसा होना चाहिए प्राइवेट जो प्राइमरी मैनेजमेंट है, उसके लिए फैसिलिटी कौन कौन सी बिल्कुल जो मौके पर मौजूद ही होना चाहिए, कौन कौन सी फैसिलिटी की जरूरत रहती है? एक तो एक 24/7 एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर जो है कैजुअलिटी में रहे, और वो इमीडिएटली पेशेंट को अटेंड करे, और अटेंड करके जो भी उसकी मतलब ब्लीडिंग हो रही है उसको ब्लीडिंग को रोके, ताकि पेशेंट शॉक में ना जाए, और उसको टर्शरी सेंटर या हायर सेंटर पे जो है समय रहते विदाउट कॉम्प्लिकेशन के और विदाउट उसकी जान को ख़तरा हुए उसको पहुंचाया जा सके। तो एक तो विशेषज्ञ ऑर्थोपेडिशियन डॉक्टर का होना ज़रूरी है, फिजिशियन का होना ज़रूरी है, और एक सर्जन। तो हालांकि यहाँ 2 क्लास 1 हैं, तो सर्जन तो आ गए हैं यहाँ पे, लेकिन ऑर्थोपेडिशियन, फिजिशियन और एक सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट का होना यहाँ पे मस्ट है, ताकि जो है पेशेंट को एटलीस्ट समय रहते और उनकी सुरक्षित पहुंचाया जा सके टर्शरी सेंटर पे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे चर्चा करने के लिए डॉक्टर मुकेश इंदौरिया, जो कि इंदौर में पहुंच गए थे, लेकिन इंदौर से वापस अपने आष्टा पहुंचे हैं, और यहाँ पर आष्टा के लोगों को, यहाँ के जो ज़रूरतमंद मरीज हैं उनको अपनी सेवा उपलब्ध करवा रहे हैं। जो डायरेक्टर हैं सिद्धार्थ हॉस्पिटल आष्टा के, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे चर्चा करने के लिए।